नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी आवारा न बन। आज की कहानी में छूट गए सच को भरने की कोशिश देखनी हो या कहने का खूबसूरत अंदाज, समय से टकराहट देखनी हो या बेखौफ स्त्री की जबान और हिम्मत, मैत्रेयी पुष्पा एक प्रतिनिधि कथाकार का रोल निभाती नजर आती हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी आवारा न बन। तुम कैसे आए? मैंने उसको बैठने के लिए कुर्सी की ओर इशारा नहीं किया, आश्चर्य और चिंतित भंगिमा के बीच पूछ लिया। मुझे आशंका हुई कि जरूर इस लड़के को खबर लगी है कि यहाँ रोज सुबह 10 बजे लड़कियां आया करती हैं। लड़कियां तो लड़कों के लिए ऐसे ही हैं जैसे भंवरों के लिए फूल, मन के अंधेरे में खिलने वाली चांदनी और फूलों के लिए आगे बढ़ते जाने में जैसे कोई दिव्य आनंद हो। मेरे सामने खड़ा नव युवा सौंदर्य यात्रा पर निकला हुआ ऐसे ही लग रहा था जैसे इस कमरे का परम रहस्य वह अच्छी तरह जान गया हो। सफेद कमीज, सफेद पैंट, ललामी भरा गोरा रंग, बालों की रंगत सुनहरी आभा लिए कत्थई। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, लंबाई होगी 5 फुट 7-8 इंच, मुस्कान भरे होंठ जैसे खुशियों की प्रारंभिक यात्रा पर निकला हो और रंगीनियां भरी उत्फुल्लता का स्रोत मेरा कमरा हो। आपसे मिलने का टाइम लिया था मैम। अभी मैंने इस प्रशिक्षण केंद्र के लड़कों को मिलने के लिए बुलाना शुरू नहीं किया। वह हंसने की हद तक मुस्कुराया। बालों की लटें माथे पर खेल रही थीं, होठों पर गुलाबी रंगत। क्या लड़के भी लिपस्टिक लगाते हैं? होठ रंगते रंगते आवाज भी पतली कर लेते हैं। सब कुछ संभव है इस लेस्बियन और गे मौसम में। मैंने उसकी ओर गौर से देखना चाहा, मगर नजर में गहराई लाते ही झिझक गई। मैं प्लाटून नंबर 11। आगे कहा, मैं नीलू। तुम लड़की हो? वह हंसने लगी। दांतों की सफेदी मोतियों की पंक्ति जैसे चमकने लगी। ओहो, क्या स्मार्ट तेज तर्रार लड़की है। मुझे भ्रम में डाल दिया। निगाहें भी लड़कियों जैसी नहीं। मेरे जैसे लोगों को बदलाव पर आश्चर्य क्यों होता है? मेरे कहने का इंतजार न करके नीलू कुर्सी पर मेरे ऐन सामने बैठ गई। बोलो, मैंने कहा, क्योंकि यहाँ आने वाली हर लड़की को अपनी वह कहानी लिखवानी थी जिसमें उसका संघर्ष, बदलाव की चेतना और यहाँ पुलिस प्रशिक्षण में आने का साहस छिपा था। उसे लगा होगा बहुत देर तक मैं चुप बैठी हूँ। उसे लगा होगा कि उसे जल्दी ही अपनी विशेषता बता देनी चाहिए। उसे लगा होगा कि इस तरह वह अपनी तरह से बात कह पाएगी, बजाय मेरे किसी अटपटे सवाल में उलझने के। उसे यह भी जरूर लगा होगा कि मैं एक लेखिका हूँ, उसकी बात को अपनी तरह न लिख डालूं। उसने कहा, लिखिए, नीलू एक बॉक्सर है, मुक्केबाजी की खिलाड़ी। अच्छा तुम? हाँ मैं। मैडम यह भी लिख लीजिए कि मेरे ताऊ चाचाओं ने मुझे उतना ही पढ़ने दिया जितनी शिक्षा तक गांव में स्कूल था, बस 10वीं तक। मैं ताज्जुब से देखने लगी, फिर कहा, तुम्हें देखकर ऐसा कैसे मानूं कि तुम्हें कोई रोक सकता है? वह हंस पड़ी। उसकी काली भंवरे सी आंखें होठों से भी ज्यादा हंसी। मैडम, रोक नहीं सकता कोई, मगर घर के लोग मेरा कत्ल तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ लड़की को परिवार की इच्छा के खिलाफ जाने पर रोकने का विधान तो है, लेकिन मार देने की सहूलियत बहुत ज्यादा। आप अखबार नहीं पढ़ती? रात के समय लड़की अगर देर से लौटी तो संदेह के घेरे में डालकर डंडों से पीट पीट कर मार दी जाएगी। पुलिस तक जाना भी गांव के लोग गुनाह समझते हैं, क्योंकि लड़की को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारे माता पिता ऐसे ही हैं? हाँ जी, कहने को पापा आर्मी में हैं, लेकिन लड़कियों के बाहर निकलने के पक्ष में नहीं। वह कहते हैं कि धरती और स्त्री की रक्षा मर्द ही कर सकता है, और इसलिए भी पहरे कड़े थे कि पापा गांव से दूर तैनात थे, मुझ पर नजर रख नहीं सकते थे। मैं भी मान रही थी कि यही ठीक है, गांव में ऐसा ही होता है कि हमारी हिफाजत रहे।
मगर बार बार यह लगता था कि मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई हिफाजत के कारण। यह सवाल कैसा था? यह सवाल कितना मजबूत था कि मैं इसे जितना ही तोड़ती वह उतनी ही ताकत के साथ मेरे सामने आ जाता। समझिए कि समस्या को दावत देने के लिए ही यह प्रश्न मेरे पीछे पड़ा रहा। अब तो मैं यही सोचती हूँ। मैंने जिद बांध ली, मैं रिवाड़ी पढ़ने जाऊंगी। मम्मी ने समझाया, अरे अपने साथ की लड़कियों को देखती नहीं? क्या करूंगी देखकर? घर का काम करती तो हूं, घर का काम, भैंसों का काम, खेत में भी काम। तुम मेरा एक काम नहीं कर सकती कि मुझे पढ़ने जाने दो? मेरा कसूर क्या है? मम्मी ने डपटा कि जुबान चलाती है और यहां वहां। मुझे नहीं लगा कि अब किसी की बात सुनी जाए, सलाह मानी जाए। बस अब तो रिवाड़ी चला जाए। और जब विचार आया कि जाने के बाद क्या सजा मिलेगी, पकड़कर बुलाया जाएगा, डंडों से पीट पीट कर मारी जाऊंगी, मिट्टी का तेल डालकर फूंक दी जाऊंगी, मैंने सोचना छोड़ दिया कि क्या क्या होगा। बस वही हुआ कि जैसे ही मैं रिवाड़ी गई, सुना कि गांव में शोर मच गया। कहाँ चली गई? मम्मी चाचा के साथ रिवाड़ी आई और बोली, एक बार गांव में मुंह दिखा, लोग शक उठा रहे हैं, तेरे पापा का गुस्सा बुरा है। मम्मी, मेरी जिंदगी दूसरों के संदेहों से क्यों बंधी है? मेरी बातें तुम बड़ों को गलत क्यों लगती हैं? हर समय मैं इजाजत मांगने को क्यों खड़ी रहती हूँ और इजाजत हमेशा ही गायब रहती है? क्या मेरे लिए एक भी इजाजत नहीं जिसे मैं चाहूं? ब्याह की इजाजत है और मैं उसे चाहती नहीं। कैसे बनेगी हमारी तुम्हारी? मम्मी आग बबूला हो गई। बोली, फोन करके तेरे बाप को बुलाना पड़ेगा। बाप का डर कहीं भीतर इस कदर बैठ गया था कि लगा बाप आ ही गया। मैं मम्मी के साथ चुपचाप चली आई। जोड़ा संजोया साहस बूंद बूंद आंखों की राह बहने लगा। 4 दिन ही बीते थे। मैं गोबर डालने जा रही थी। स्कूल की ओर से निकल जाने का मन किया। स्कूल आया, प्यार की नजरों से देखा। देखते ही लगा कोई वहां नया आया है। एक लड़के से पूछा कि कौन आया है। पता लगा कि बॉक्सिंग के कोच आए हैं। वह यहां लड़कों का चुनाव कर रहे हैं। उफ, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने गोबर से भरी डलिया वहीं पटक दी। ऐसी कौंध उठी कि चहकती हुई घर की ओर दौड़ी। मम्मी को बाहों में भर लिया। फूली हुई सांसों के बीच मम्मी का चुम्मा लिया। मेरी गति को जाने कैसी लगन छू रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मां से किस भाषा में बात करूं। क्या जो भाव मैं महसूस कर रही हूं मां कर पाएगी? कर पाएगी। वह मुझे प्यार करती है। मम्मी, मैं बॉक्सिंग। आंगन में मेरी आवाज उठी। क्या? मां ने लापरवाह से स्वर में पूछा। सारी बात समझाकर कही तो मां का उत्तर मिला, पापा से पूछे बिना कुछ नहीं हो सकता। घर के मालिक वह हैं, जानती तो है। इतना बहुत था मन के टूटने बिखरने और बिफरने के लिए। क्यों नहीं हो सकता मेरे लिए कुछ? सब कुछ तो इस घर में पापा के बिना होता है। खेत बोए जाते हैं, पशु पाले जाते हैं, शादी ब्याह तक तय किए जाते हैं, कुत्ते बिल्ली को रोटी डाली जाती है, भैया का मन चाहा होता है, मम्मी का आना जाना चलता है। मेरे लिए पापा का नाम रिजर्व होता है। सो क्यों? बस मुझे रोकने के लिए, डराने को। पापा से फोन करके पूछा, उन्होंने साफ मना कर दिया। मम्मी ने बड़ी सरलता से पापा की बात मान भी ली। मां अपने लिए क्या उनके सारे हुक्म मानती हैं? भैया के लिए सिफारिश करती हैं। मेरे करियर को कोई समझता ही क्या है? मेरा करियर मेरा ब्याह है। मैंने मामा मौसी बुआ सबसे प्रार्थना की। सबने मेरा लड़की होना नाजुक स्थिति बताया। 4-6 दहशत बढ़ाने वाली बातें और समझाई। मैम, उस दिन समझ में आया कि आज्ञा नहीं मिलती तो उसका उल्लंघन करना ही जिंदगी के लिए वाजिब है, आगे बढ़ने का रास्ता। मैं सीधी कोच के पास गई और अपना नाम लिखवा दिया। बस फिर तो जैसे मेरा सिद्धांत ही बन गया कि जिन बातों के लिए मेरे लड़की होने की दुहाई देकर मुझे रोका जाता, मैं उन्हें ही कर गुजरती। मार भी कम नहीं पड़ी। एक अच्छी बात है कि हमारी देह कुदरत ने ऐसी बनाई है कि टूट कर भी जुड़ जाती है।
हाँ, अपनी छवि की मुझे परवाह नहीं थी। जिसे यहाँ प्रशिक्षण केंद्र में हिम्मत कहा जाता है, उसे ही अपने घर गांव में बदतमीजी और बदचलनी माना जा रहा था। मुझ में कोई ऐसा लक्षण न बचा जिससे मैं एक नेक, सुशील और लज्जाशील लड़की मानी जाती। लड़कियों को दिए गए आदर्शों से कोसों दूर निकलती चली गई। पिता आए, आमना सामना दहशत भर था। नजर उनकी पिस्तौल पर थी। मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने वाली बिना चोटी और दुपट्टे की लड़की। पिता चौंके। मैं खुद को साधे रही। लोवर और टी शर्ट पहने हुए उनकी नीलू एकदम लड़का। डांट और मार का वर्णन करना बेकार है। गालियों से मेरे मर जाने की कामना के सिवा कुछ नहीं। पिता का भी क्या दोष। जिस गली जाते, नीलू के बिगड़े हुए चरित्र की कथाएं हाजिर थीं। बिगड़ गई का कीर्तन हर मोहल्ले में हो रहा था। पापा उल्टे पांव लौट आते, जैसे लोग उनके लिए हाथों में कालिख लिए सामने खड़े हों। पापा के कहने पर मां के हाथ मुझे मारते मारते घायल होने लगे। वह दिन मां को आज तक याद है, जब मैं गुस्से से भरी अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने खड़ी रही। हाँ, मम्मी डर गई थी, जवान लड़की कहीं घूंसेबाजी पर न उतर आए। मुझे अचंभा लगा कि ऐसे तो मम्मी अब तक बस पापा से डरी हैं, या भाई जब गुस्सा होता है तब भी दहशत खा जाती हैं। मुझे दुख हुआ, मैंने मां को पापा और भाई की तरह क्यों डराया। अभी घर में जगह बनी हुई थी, मगर मैं तब आती जब सब सोने लगते। देर रात आने पर सवाल उठने लगे कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने जवाब न देने की ठान ली। घर में, गांव में जो लोग अब तक बिगड़ी हुई मान रहे थे, एक और योग्यता जोड़ दी, बदमाश लड़की। मगर इसी विशेषण के साथ मैं हिसार में होने वाले कैंप के लिए चुन ली गई। पापा अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। मम्मी की हालत अब अजब सी थी। वह मेरे चुने जाने पर खुश होती और घर से चले जाने के नाम पर बेहद नाराज। क्या मैं उनसे इजाजत लूं? देखा कि चाचा कंधे पर राइफल टांगकर हमारे घर आए हैं। मेरे कोच इस बात पर नाराज हो गए कि अभी तक मैं इजाजत लेने की लत को पूरी तरह भूली क्यों नहीं हूं। खेल भावना के लिए ऐसी बातें जहर हैं। मां और सर में से मैंने अपने कोच को चुना। चाचा की राइफल को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। लगा कि जान हथेली पर रख ली और कोच के साथ गांव से बाहर निकल गई। हिसार में प्रदर्शन शानदार था। मैं खुशी के मारे छलकी पड़ रही थी। सर जैसे चमत्कृत हों। मेरे चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और झपकती आंखों से कुछ देर तक देखते रहे। अगर मुझे लिखना आता तो मैं उन क्षणों को अपनी ही भावनाओं की कलम से लिख देती। सफलता अपनों में बांटने से कितनी कितनी बढ़ जाती है। मैं मम्मी को बताऊंगी। जो मेडल मिले हैं, रुपए मिले हैं, मम्मी को समर्पित। मां से ज्यादा खुश और कौन होगा। मां को खुश होते मैंने बहुत कम देखा है। घर आई, मम्मी का हाल बुरा था। रोते रोते आंखें सूज गई थीं। भाई ने कहा, आ गई? गांव भर में शोर है कि नीलू किसी यार के संग भाग गई, काला मुंह कर गई। भाई दोनों बाहें फैलाए भीतर का द्वार रोके खड़ा था। मैं उल्टे पांव लौट ली। इस घर में और गांव में मेरी जगह नहीं। मुझे तो खेलना है खुद। हाँ, मैं भाग गई, काला मुंह कर गई। इन बातों का असर अब मुझ पर पड़ता नहीं। मेरे नेशनल गेम करीब हैं। काले मुंह वाली लड़की का अखबार में रंगीन फोटो आया, क्योंकि उसने नेशनल में फर्स्ट पोजीशन पाई थी। 31,000 रुपए इनाम मिला। पापा को वहां देखकर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी साथ आई थी। उनकी बेटी कहाँ भागी थी सब जानने लगे। मगर क्या मेरा जीना इतना आसान हो गया जितना मैं चाहती थी? यह कॉलेज था जहां मैं लड़कों के साथ पढ़ रही थी। मैं बॉक्सर थी, मगर थी तो लड़की ही। हमारा समाज अभी तो इसी बात पर फूल रहा है। मैं महसूस कर रही थी कि मैंने खुद को प्रमाणित किया है, आत्मविश्वास अर्जित किया है। लेकिन इसे मानने को कॉलेज के लड़के ही तैयार नहीं। लड़की जैसे अंधेरों की चीज है, रोशनी में चली आई शोभा नहीं देती। रोशनी को खींचना कितना मुश्किल है, असंभव। बॉक्सिंग करती है, समझती है कि ताकतवर हो गई। यह लड़का था।
ए क्या, बॉक्सिंग करते तू कहाँ कहाँ हिलती है, हमसे पूछ, मजा आ जाता है। पूछती हूँ अभी, कहकर मैंने उसकी कमीज के कॉलर पकड़ लिए और लड़के ने मेरी गर्दन पर अपना पंजा कस दिया। नाखून मांस में धंसने लगे, जैसे चाकुओं की नोकों ने कई चीरे लगा दिए हों। दूसरा हाथ मेरी छाती पर। उलट पड़ी मैं झटके से और ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी नाक से खून आने लगा। फिर क्या था, वह मुझे पीटने लगा और मैं बॉक्सिंग के सारे दांव आजमाने लगी। भीड़ जुट गई जो इस आपसी लड़ाई को खेल भावना के साथ देख रही थी। मगर कब तक? फिर बीच बचाव लड़कियों ने किया कि लड़कों ने, मुझे याद नहीं। मैं भले ही नेशनल स्तर पर बॉक्सिंग में जीत कर आई थी, लेकिन किसी लड़के से इस तरह मुठभेड़ करूं, घर वालों को रास नहीं आता। मैं जानती थी। नहीं बताऊंगी मैंने सोचा, मगर यह क्यों है कि ऐसे हादसों को घर में ही बताना सबसे बड़ा जोखिम है। डर उन्हीं का है जो सबसे ज्यादा अपने हैं, मगर छिपाऊं भी कैसे? गर्दन पर खूनी निशान है। दुविधा बहुत ही थी। द्वंद्व भरी रात में नींद कैसे आती? घर वाले करेंगे भी क्या? जो मुझे करना है वही करूं। साथ ही लड़के लड़कियों से सलाह करके पुलिस में रिपोर्ट कर दी। हम समूह में थे। FIR लिख ली गई, मगर साथ में यह भी कहा, छोरी तैने कौन सी अदा दिखाई कि छोरे का ईमान गिर गया? इस बात पर मैं घबरा गई। वह तो बाद में याद आया कि इस हवलदार पर भी बॉक्सिंग के हाथ जरूरी थे। पुलिस वाले सुरक्षा नहीं देते, सौदा करते हैं। पुलिस तो पुलिस है, मुजरिमों को खोजने के लिए काम से नजरें बचाती है। मैंने सभी बातें समझकर लड़के का पता ठिकाना मालूम किया और पुलिस को दे दिया। हाँ, शुक्रिया इस बात का कि पुलिस लड़के को थाने ले आई। मैं जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गई। हमें छेड़ने वाले को मुजरिम बना दिया। लड़के ने पुलिस के सामने मुझसे कहा, गरूर से बोलेगी तो पिटेगी ही। क्या कह रहा है? जो कह रहा है पुलिस सुन रही है। क्या यह सुनने के लिए मैं 4 दिन से हलकान हो रही थी? मैं आत्मसम्मान के लिए पिटूंगी, हैं? इतने में सिपाही बोला, ए क्या नाम है तेरा? नीलू। सुन, तू ज्यादा आवारा न बन। तू लड़की है, कब तक इनसे बचेगी? आज तो लड़के से माफी मंगवा देते हैं, आइंदा खुद को कंट्रोल करे रहना। अरे लड़के तो छेड़ते ही हैं, कृष्ण भगवान तक छेड़ते थे गोपियों को। तू गुंडागिरी करेगी, बदमाश। यह पुलिस, इससे आगे मैं कहां जाऊं? किसके पास फरियाद? मुझे सदमा हुआ। 2 दिन कॉलेज नहीं गई। जुल्म भी सहूं और लज्जित भी होती रहूं। यह जिंदगी है। लड़के ने अपनी बहादुरी और दादागिरी का झंडा फहरा दिया। बड़ी बॉक्सर बनती थी, बैठ गई घर में। अब नहीं आएगी, समझ गई होगी अपनी औकात। लड़की से पिटने वाला लड़का यह ना कहे तो क्या कहे, मगर उसका यह कहना मुझे बाहर आने के लिए ललकारने लगा। मुझे तो अक्सर चुनौतियों ने ही घर से खींचा है। आओ देखा न ताओ, सीधी कॉलेज पहुंची। सोच विचार करने का समय नहीं मिला, यह भी अच्छा था, क्योंकि जोश छीजा नहीं। मेरी आंखें लड़के के सिवा कहीं नहीं थीं। उसी के सामने जा खड़ी हुई। तू जो कह रहा था मेरे लिए बड़ा जरूरी था। कुछ और कहना हो तो सरल भाषा में कह डाल। हम अपमान का विष पीकर सम्मान के लिए लड़ते हैं तो निश्चित ही जीतते भी हैं। वैसे ही मैंने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कुछ दिनों से की नहीं। बॉक्सर को गुस्सा दिलाना कितना जरूरी होता है तू जानता है शायद। इतना कहकर मैंने ताबड़तोड़ उसे पीटना शुरू कर दिया। शहर में यह बात आग की तरह फैल गई कि फिर उसी लड़की ने बैल की तरह पीटा है। बिगड़ी हुई सांडनी है, उससे बच के रहना भाई। यही बिगड़ी हुई सांडनी अपने घर बकरी की तरह मिमिया रही थी, क्योंकि मां ने अनशन कर दिया। नीलू, जो तू अब रिवाड़ी गई तो सल्फास खाकर प्राण तज दूंगी। इब तेरा शादी ब्याह न होने का। मैंने बेटी न जाई, कलंकनी पैदा कर दी। मम्मी, मैंने क्या गलत किया? लड़के की हरकतें चुपचाप सह लेती, गालियां सिर झुकाकर सुन लेती। बॉक्सिंग फिर किस लिए सीखी? बस इनाम जीतने के लिए? नौकरी के हीले के लिए? नहीं,
जिस खेल से जलालत ना कटे, ताकत ना मिले, वह खेल तो बच्चों का खेल हुआ। माँ चुप थी, मगर कुछ खतरनाक सोच रही है। चेहरा अपनी कड़वी मुद्रा में बता रहा था। रशिया के लिए टूर पर रवाना हो रही थी, मगर यह हादसा मन में घर कर गया। इरादा पक्का कर लिया, मुझे पुलिस में जाना होगा। वहां हमारी भर्ती जरूरी है, हम जैसियों के लिए ही। घर में इस बात को खोलकर क्या हासिल होगा? एक और अस्वीकृति। रूस से लौटकर मैं कैथल जा रही थी अकेली। डर भी लग रहा था, मगर जुनून था साथ साथ। टेस्ट दिए, सिलेक्शन भी हुआ। 100 में से 25 लड़कियां चुनी गईं। सफलता ने मुझे बेचैन कर डाला। नए सिरे से चिंता में गिर गई। पापा को पता चले तो? दहशत हमारे जज्बों को अपराध बना रही है। कामयाबी ने मुजरिम कर दिया। क्या सच में मैंने गुनाह किया है? लड़के चोरी बदमाशी करते हैं, मार काट मचाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं। मैंने तो पुलिस की नौकरी ही पाई है। फिर खता क्या है? क्यों डर रही हूं? बहरहाल पापा इतना बिगड़े कि मेरा घर से भाग जाने का मन किया। मैं समझाना चाहती थी, वह मौका नहीं दे रहे थे। ऐसे घर में रहना किस तरह हो, जहां मुझे हरदम मुजरिम की तरह देखा जाता हो। मैं मेडिकल के लिए नारनौल चली गई। कॉलेज से एब्सेंट रही। कॉलेज और गांव में हल्ला हो गया, नीलू भाग गई। नहीं, नौकरी लग रही है, मम्मी ने कहा था। बेचारी माँ बहाना ना बनाए तो खानदान की लज्जा कैसे ढके। कहने वालों की निगाह में मम्मी गुनहगार हो गई, जिसने मुझ जैसी को जन्म दिया। किससे पूछूं कि मैं क्यों बुरी हूं? क्या मैं शादी करके नहीं गई इसलिए? क्या मैं दहेज की बेदी पर नहीं चढ़ी इसलिए? क्या मैं जलाकर मारी नहीं गई इसलिए? यह सब होता तो ये लोग खोजबीन करते कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा कसूर शायद यही है कि अब तक जो इस घर में, इस गांव में नहीं हुआ था, वही किया। मैंने मर्दों को मर्द नहीं समझा। मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी पूरी की। आम लोग ही नहीं, लड़कियों पर पुलिस भी इल्जाम कितनी जल्दी लगा देती है। इसे समझकर निदान खोजना होगा। मैं पुलिस में भर्ती होने के बाद छुट्टी में आई। रिवाड़ी के बस स्टैंड पर उतरी। अरे, सामने तो वही पुलिस वाला खड़ा है जिसने कहा था ज्यादा आवारा न बन, बदमाश। जय हिंद सर, मैंने उसे सैल्यूट किया। वह मुझे देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। अरे तू वही जो बॉक्सर, तू पुलिस में चली गई? यस सर। तुमने कहा था ना कि तेरी जैसी लड़कियां बदमाश होती हैं। मैंने सोचा क्यों ना बदमाश महकमे में चली जाऊं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।